बिल्कुल कोई भी ट्रेड नहीं, जीरो ट्रेड, और बिल्कुल अगले दिन ही बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा हो, एक जगह से लोग बहुत बड़े लेवल पे दूसरी जगह जा रहे हो, ऐसे तो हुआ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना, वो यही आता है कि ग्लोबल वर्ल्ड तो है आज का, मतलब आज तो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता है और गुड्स का एक्सचेंज होता है, एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, पर ग्लोबल वर्ल्ड से पहले का टाइम कैसा था, यानी प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, ठीक है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी यानी ग्लोबल वर्ल्ड से पहले भी ट्रेड होता था, बट बहुत ही कम लेवल पे होता था, ठीक है। अब आप में से कोई भी पूछ सकता है मेरे से कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ट्रेड होता होगा, ठीक है, आप तो जिंदा नहीं थे ना, मैं जिंदा था, तो आप तो कह ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड फैक्ट। ये बोला जाता है कि एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। मतलब ये बोला जाता है कि 3000 BCE, मैं इसका मतलब बताऊँगा अभी, BCE का मतलब BCE का तो पता होगा, BCE चलो मजाक हटा के BCE का मतलब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एज अर्ली एज 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, ये बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हमारी इंडस जो सिंधु रिवर है उसके पास जो ट्रेड होता था, माना जाता है कि वो ट्रेड करते थे वेस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्री के साथ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे करते थे, पहले तो BCE का मतलब बता देता हूँ। देखो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अब इसका क्या मतलब है, हमारे ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग माना जाता है जो जीसस क्राइस्ट है ना हमारे, उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 0 ईयर पे, ठीक है जी, 0 ईयर पे, पिक्चर दिख रही होगी आपको, तो 0 ईयर पे हुआ था हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 100 साल पहले का जो टाइम है वो 100 BCE कहलाएगा। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 1000 साल पहले का टाइम 1000 BCE कहलाएगा, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 3000 साल पहले का टाइम 3000 BCE कहलाएगा। क्लियर हो गया जी, है ना, क्लियर हो गया। यानी 3000 यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 3000 ईयर पहले की बात हो रही है, ये हो गया आपको क्लियर। अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये जो बात हो रही है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले की बात हो रही है। अब मैं थोड़ा आगे का भी बता देता हूँ कि सर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को क्या कहा जाता है, उनके टाइम को कहा जाता है AD, एनो डोमिनी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 साल बाद के ईयर को कहा जाता है 100 AD, 200 साल बाद के ईयर को कहा जाता है 200 AD, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये आपको BCE और AD में डिफरेंस, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा और एनो डोमिनी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो मतलब ये बोला जाता है कि 3000 BCE में भी क्या होता था, ट्रेड होता था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का विद वेस्ट एशिया। अब इसका सबूत कैसे पता चलता है हमें, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत टाइम पहले ना कोरीज होती थी, ठीक है। कोरीज क्या होती है, ये सीशेल होता है, आपने सुना होगा कि कोड़ी के दाम ये चीज़ें बेचती, तो कोड़ी एक करेंसी होती थी, ठीक है। बहुत टाइम पहले मालदीव्स एक कंट्री है इंडिया के नीचे ही, आपने देखा होगा बहुत सारे सुपरस्टार वहीं पर घूमने जाते हैं बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो कोड़ी वगैरह होती है ना, वो कहते हैं सीशेल को, ठीक है, उस टाइम एज अ करेंसी यूज़ करते थे सीशेल, ठीक है। तो वो जो करेंसी है जो मालदीव्स में यूज़ करी जाती थी वो हमें चाइना और ईस्ट अफ्रीका में मिली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चाइना वालों से मालदीव्स के लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, ठीक है, और इन रिटर्न मालदीव्स के लोगों ने उन्हें सीशेल या कोरीज दी होगी, ठीक है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ जी पहले भी ट्रेड होता होगा, ठीक है। और अब ये तो समझ आ गया कि चीज़ें एक्सचेंज होती थी। अब ये कैसे हम बोलेंगे कि जी लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब तो ये भी होता है ना कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे, तो पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसका कैसे प्रूफ मिला है हमें, मैं आपको बता दूं, इसका प्रूफ मिला है हमें द लॉन्ग टर्म डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ द डिजीज कैरिंग जर्म्स। मैं आपको बता दूं ये प्रूव मिले हैं इसके बहुत सारे कि 7th सेंचुरी में भी क्या होता था, अगर कोई डिजीज़ एक जगह पर फैलती थी ना तो वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती थी। अब वो दूर दूर तक कैसे फैल जाती थी, क्योंकि जिस बंदे को वो डिजीज़ है ना वो बहुत दूर वाले इलाके में जाता था, फिर वहाँ भी फैल जाती थी, है ना। जैसे कि आज है कोरोना वायरस है, ठीक है, वो एक जगह से बहुत सारी कंट्री में, चाइना से ओरिजिनेट होकर बहुत अलग अलग कंट्री में फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि चाइना में जिस बंदों को थी वो फिर इटली चला गया, इटली में फैल गया, इटली से कोई इंडिया आ गया, इंडिया में फैल गया। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि पहले भी एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे,
ठीक है। और 13 सेंचुरी में तो आते आते हमें इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि हाँ जी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि उस टाइम डिजीज़ के बारे में हमें अच्छे से पता चल गया था। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि पहले भी प्री मॉडर्न टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन होता था। ठीक है, ट्रेड होता था, बट बहुत ही छोटे लेवल पे होता था। एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे, बट बहुत ही कम जाते थे। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडिया एंड द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मूवमेंट हो गुड्स का, गुड्स मतलब चीज़ होती है, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी कंट्री में चीज़ें जाती है, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा ना कि कोरीज वगैरह जो है हमें मिली है कहाँ पर? चाइना के अंदर। तो यानी पहले भी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ करता था। दूसरा, टेक्नोलॉजी वगैरह। टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे तो आप प्रिंट और कल्चर में पढ़ोगे। तो टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो जर्मनी में लगाई गई थी, बट आज पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुई थी उस टाइम। साथ में आइडिया। आइडिया का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे गौतम बुद्ध है, ठीक है, उन्होंने जो अपना बुद्धिज़्म था, ठीक है, जो बुद्धिस्ट धर्म था, आज आपको बहुत सारी कंट्री में बुद्धिस्ट लोग मिल जाते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं? क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग कंट्री में गए, जो बुद्धिस्ट के या बौद्ध के अनुयायी थे वो बहुत अलग अलग कंट्री में गए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया। ऐसे इस्लाम माना जाता है कि सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना से ओरिजिनेट होकर पूरी कंट्री में फैला गया। आज बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी इस्लाम को फॉलो करने वाले, हर कंट्री में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। तो यानी पहले भी ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है, बट बहुत छोटे लेवल पर था और पूरे अक्रॉस द ग्लोब फैल गए। मतलब ये आइडिया और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड और टेक्नोलॉजी, और लोग एक जगह से दूसरी जगह पहले भी जाते थे। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गया कि पहले भी जाते थे, पहले भी ग्लोबलाइजेशन था, छोटे लेवल पे था। बट रास्ता, सर पहले तो इतनी बढ़िया रोड नहीं थी जैसे आज थी, तो पहले कौन सा रास्ता अपनाते थे? पहले जो लोग रास्ता अपनाते थे, जो रूट अपनाते थे, उसको कहा जाता था सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या होता है? सिल्क रूट वर अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट दैट गेव पीपल द चांस टू एक्सचेंज गुड्स एंड कल्चर, मेनली कनेक्टेड चाइना एंड फार ईस्ट विद कंट्रीज इन द यूरोप एंड मिडल ईस्ट। मतलब ये सिल्क रूट, पहले तो मैं बता देता हूँ इसको सिल्क रूट क्यों कहते थे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर क्या मतलब मखमल की ज़मीन होती थी? नहीं, इसको सिल्क रूट इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर से ज़्यादातर सिल्क या कपड़े वगैरह का ही ट्रेड होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट बोला जाता था। ठीक है, ये जो रास्ते हैं पहले अपनाए जाते थे, ठीक है, और ये चाइना के मतलब मैं आपको सिल्क रूट की पिक्चर दिख रही होगी, मतलब बहुत सारे रूट हुआ करते थे। ये लैंड पर भी थे, ये सी पर भी थे, ठीक है, पानी के रास्ते भी थे बहुत सारे, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिप से जाकर ट्रेड किया करते थे, तो उसको सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है, चाइना से भी बहुत अलग अलग रास्ते जाते थे वेस्ट एशिया की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, तो उनको भी सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि सिल्क रूट का जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया। इसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ, ऑल्दो बुक में नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेडर थे, यानी दूसरी कंट्री पे हमला करने वाले लोग, वो सिल्क रूट से आते थे, तो इसलिए सिल्क रूट पर थोड़ा ट्रेड करना और थोड़ा आना जाना थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? और मैंने बताया था कि एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा ऑफ 15th सेंचुरी, मतलब बिफोर द क्राइस्ट एरा स्टार्ट हुआ था। क्रिश्चियन एरा लिख दिया मैंने, बट ये कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा कॉमन एरा सेम ही बात है। तब से लेकर 15th सेंचुरी तक ट्रेड वगैरह चलता था, ठीक है, इस सिल्क रूट पे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं क्या इसमें ट्रेड होता था, किस चीज़ का ट्रेड होता था? इस पे ट्रेड होता था चाइनीज़ पोट्री का। मतलब मैंने आपको बताया ना, ये चाइना को जोड़ता था मिडल ईस्ट की कंट्री से, यूरोप से, तो इसका मतलब जो चाइना की पोट्री थी, पोट्री आपको पता है ना, मटके वगैरह, वास वगैरह, ठीक है, वो ट्रैवल होते थे सेम रूट से। साथ में टेक्सटाइल वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, स्पाइसेस पता है ना आपको, इंडिया मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा मशहूर है मसालों के लिए, पहले भी था, ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी था। हम पहले भी मसालों का बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। आज भी मैं बता दूं वर्ल्ड के 70% जो मसाले हैं वो इंडिया ही ट्रेड करता है, इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका ट्रेड होता था और इन रिटर्न हमको क्या मिलता था? मतलब मसाले वगैरह भेजते थे, चाइनीज़ पोट्री, चाइना के लोग पोट्री वगैरह भेजते थे, ठीक है, ट्रेड करते थे उसका, तो इन रिटर्न को उनको क्या मिलता था? प्रीशियस मेटल, जैसे गोल्ड और सिल्वर मिलता था। ठीक है, तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो यूरोप से एशिया की तरफ आते थे। इसका मतलब है कि यूरोप में जो गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था ना, वो जब यूरोप के लोग ट्रेड करते थे, स्पाइसेस वगैरह मंगवाते थे चाइना से और इंडिया से,
चाइना से पोल्ट्री वगैरह मंगवाते थे और इंडिया से स्पाइसेस वगैरह मंगवाते थे, तो वो इन रिटर्न यूरोप के लोग एशिया के लोगों को, जो चाइना और इंडिया वो एशिया में आता है, तो वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर भेजते थे। ठीक है, और साथ ही में ट्रेड के साथ साथ कल्चर भी चलता था। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, ठीक है, यूरोप में रह रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, अब वो इंडिया के अंदर आया ट्रेड करने के लिए। अब धीरे धीरे उसने अपने धर्म के बारे में बताया यहाँ पर इंडिया के अंदर आके लोगों को, तो धीरे धीरे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कोई पर्सन था जो सऊदी अरेबिया में रहता था पहले, ठीक, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ मैं, तो सऊदी अरेबिया में रहता था, इस्लाम फॉलो करता था, तो वो चाइना में गया, उन्होंने चाइना में फैलाया फिर इस्लाम, ठीक है, लोगों को बताया इस्लाम के बारे में, अच्छी टीचिंग बताई, उनको अच्छा लगा इसलिए उन्होंने फॉलो करा। तो ऐसे ही ट्रेड और कल्चर दोनों साथ में चले, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, मुस्लिम प्रीचर्स हो गए, बुद्धिज़्म, ये भी सारे के सारे सिल्क रूट से ही ट्रैवल करते थे और ऑल ओवर वर्ल्ड जाते थे। ठीक है, सिल्क रूट से ही ट्रैवल करके बुद्ध के बहुत सारे अनुयायियों ने अलग अलग जगह पर धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये समझ आ गया कि लोग जाते थे, सिल्क रूट से जाते थे, ट्रेड हुआ करता था, पर क्या खाने का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल, खाने का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इस ग्लोबल वर्ल्ड में। जैसे कि आज देखो आप, आज आपको चाइना के बहुत सारे फूड मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको सुन के बड़ा शौक लगेगा। हमको लगता है पोटैटो तो हमारा है, आलू वगैरह जो है, टमाटो वगैरह, वो तो इंडिया में ही उगता था, पहले से ही उगता था, बहुत पहले से उगता था। हम यही सोचते हैं ना कि ये तो पहले से इंडिया में उगता था, बट ऐसा नहीं था। मैं आपको बात बता दूं कि ट्रेडर एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल। मैं आपको बता दूं, ये जो भी फूड है ना, आज देखो आपको बहुत सारे पोटैटो वगैरह मिल जाते हैं इंडिया के अंदर उगते हैं। असल में मैं आपको बता दूं, 5th सेंचुरी से पहले ना हमारे इंडिया के लोगों को पता ही नहीं था कि आलू कैसे उगाते हैं। जैसे कि ये देखो लिखा है, हमारे एंसेस्टर को अंटिल 5th सेंचुरी पता ही नहीं था कि पोटैटो वगैरह कैसे उगाते हैं। बहुत सारे लोग 5th सेंचुरी में जो ट्रेडर्स थे और ट्रैवलर, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए जाते थे और जो घूमने के लिए जाते थे, वो क्या करते थे, अपने साथ बहुत सारी टेक्निक लेकर आते थे कि जी आलू कैसे उगाते हैं, ये आलू के बीज है, इसको उगाओ। तो उन्हीं की वजह से जो फूड है उन्होंने भी ट्रैवल किया। टॉपिक का नाम है स्पैगेटी। अब ये स्पैगेटी क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि नूडल्स सुना होगा आपने। माना जाता है कि जो नूडल्स है सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुए, मतलब सबसे पहले चाइना के लोग ही थे जो नूडल्स वगैरह का यूज़ करते थे। उसके बाद ये जो नूडल्स है ये वेस्ट में चले गए, और वेस्ट में चले गए ना तो इसका थोड़ा रूप बदल गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। जैसे जो नूडल्स होते थे वो थोड़े पतले पतले होते थे, ठीक है, बट उसके बाद जब ये वेस्ट में गए तो इसका थोड़ा अवतार चेंज हो गया और ये बन गए स्पैगेटी। स्पैगेटी थोड़े से थिक हुआ करते थे, थोड़े से मोटे हुआ करते थे। ठीक है, अगर मेरे को पिक्चर मिल गई तो मैं पिक्चर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यानी फूड भी ट्रैवल हुआ करता था, फूड भी ट्रेडर और ट्रैवलर की वजह से एक जगह की चीज़ें, एक जगह का फूड दूसरी जगह पे जाता था। ठीक है, ये माना जाता है कि जो हमारे पास्ता है ना, जो पास्ता, हम जब भी हमारे पास्ता आता है ना दिमाग के अंदर तो हम सोचते हैं कि जी ये तो इटली से आया होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो पास्ता है वो अरब से गया था, मतलब अरब के जो ट्रेडर्स थे वो इटली के एक आइलैंड पे गए थे जिसका नाम था सिसिली। सिसिली याद है ना, चैप्टर नंबर 1 में है ना, मतलब जब मैं इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने पास्ता के बारे में बताया और फिर इटली से अलग अलग जगह पर फैला। अब देखो हम बात करते हैं इंडिया की। अब मैं आपको बताता हूँ, मैनी ऑफ आर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आर एंसेस्टर अंटिल 5th सेंचुरी अगो। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारी जो क्रॉप है जो आज हम उगाते हैं, असल में 5th सेंचुरी से पहले हमारे इंडिया के लोगों को, हमारे एंसेस्टर को उगानी ही नहीं आती थी। तो उनको आ कैसे गई उगानी? एक बंदा था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये एक छोटी सी स्टोरी है, आपने सुनी होगी वैसे तो। एक बंदा था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, यूरोप में रहता था वो। ठीक है, और वो ऐसे ही इंडिया को ढूंढने के लिए निकल गया। वो ढूंढने के लिए, डिस्कवर करने के लिए तो इंडिया गया था। मतलब उसे पता चला कि यार इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह हैं और हम बहुत सारा जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो हम इंडिया वाले लोगों को देते हैं, यूरोप के लोग इंडिया वाले लोगों को देते हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पर जाएंगे, सोना वगैरह लूट लेंगे, स्पाइसेस वगैरह लेकर आ जाएंगे। वो निकला तो था, बट उसकी जो नाव है वो थोड़ी घूम गई और वो इंडिया आने की जगह, मतलब इस रूट से आने की जगह दूसरे रूट में चला गया, मतलब वो अमेरिका की तरफ चला गया। अब अमेरिका की जगह है ना, इसमें अमेरिकाज़ लिखा है क्योंकि अमेरिकाज़ में उस टाइम क्या आता था,
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साथ ही में कैरेबियन के आइलैंड जो थे वो आते थे, इसलिए इस पे अमेरिकाज लिखा है, ठीक है। दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस इन द यूरोप, पहले यूरोप के अंदर ही थे सारे के सारे फूड जो भी मैंने बताए, ये सारे के सारे फूड, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिकाज, ठीक है। अब क्या किया उसने कि अमेरिका वगैरह में जब ये सारी की सारी चीज़ें उसने ढूंढी, मतलब ये फूड वगैरह ढूंढे, तो फिर वहाँ से लेकर आया और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस का काम ही था दूसरी जगह पर जाके ट्रेड वगैरह करना, कंट्रियों पे कब्जा करना, है ना। तो वो वहाँ पर गया और फिर उसने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने सुना होगा किडनी बीन, ठीक है, राजमा, वो भी इंडिया की नहीं है, पोर्चुगीज़ का है, ठीक है। तो ऐसी ही बहुत सारी जो फूड आइटम थी वो भी हमें जो मिलती है हमारी कंट्री के अंदर, वो भी हमारी कंट्री की ओरिजिनली नहीं है। बैंगन जो हो गया वो हमारी कंट्री का है, ठीक है, वो हमारी कंट्री में बहुत पहले से उगता था, ये माना जाता है, ठीक है। चलो जी, अब समटाइम्स द क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। कभी कभार ये जो खाने की चीज़ है ना, ये लाइफ और डेथ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, यूरोप के पुअर जो लोग थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था जब पटैटोज़ वगैरह वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। मतलब अमेरिका से पटैटो वगैरह भी आए यहाँ पर यूरोप के अंदर, तो बहुत सारे जो गरीब पीजेंट्स थे, ठीक है, कहाँ के, आयरलैंड के, आयरिश जो पीजेंट थे, ठीक है, आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोला जाता है, तो आयरलैंड के लोगों ने क्या किया, पटैटो वगैरह उगाना स्टार्ट कर दिया और वो बिल्कुल पटैटो पे डिपेंड हो गए, ठीक है। बट एक ऐसा टाइम आया जब जो पटैटो की फसल थी ना वो ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ डिजीज़ वगैरह, ठीक है। मतलब डिजीज़ फैल गई थी और पटैटो वगैरह की फसल ख़राब हो गई। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूख के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। 1840s की बात कर रहा हूँ मैं, 1845 टू 1849 बहुत बड़ा फेमाइन आ गया वो। क्यों? क्योंकि यार आयरिश जो लोग थे, जो आयरलैंड के जो लोग थे, वो पूरी तरीके से पटैटो पे डिपेंड हो गए थे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार पटैटो ही उगाएंगे वही खाएंगे, बट जब पटैटो की फसल ख़राब होने लगी, उसमें डिजीज़ वगैरह आने लगी, तो जो स्टारवेशन थी वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आ गई, बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे, ठीक है जी। समझ आ गया? पिक्चर दे रखी है इससे रिलेटेड, मैं आपको उस पिक्चर पे लेकर जाता हूँ। ये देखो जी, ये पिक्चर दे रखी है, ये आयरिश के लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं, आलू वगैरह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसी के कारण आयरलैंड में। और एक और पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। आप सिल्क रूट सोच रहे होंगे कि सिल्क रूट क्या था, ये सिल्क रूट है, रास्ता दे रखा है, मतलब ये सिल्क रूट है, ठीक है। 8th सेंचुरी में ये चाइना की केव में बनाई गई थी, ये माना जाता है। और इसमें देखो सिल्क रूट, मतलब एक तरह से रास्ता वगैरह दिखा रखा है कि यूरोप में कैसे ट्रेड होता था ये, ठीक है। पिक्चर जैसी बना रखी है, ये आपको तो समझ नहीं आ रही होगी, बट ये ट्रेड का ही है। ये माना जाता है कि ये देखो इंडिया और ये एशिया वगैरह, या अमेरिका माना जाता है, ये यूरोप माना जाता है। तो ये पहले सिल्क रूट हुआ करता था, ये वाटर वे है और ये लैंड का वे है, ठीक है। और ये नीचे एक पिक्चर और